प्यारे बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो फाइल में अपन देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत में आक्रमण। ठीक है, और ये जो फाइल है आपको मदद करेगी इंडियन हिस्ट्री में भी और राजस्थान हिस्ट्री में भी। एक्चुअली क्या है, देखो अपन जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण पढ़ते हैं तो उसमें जैसे इंडियन हिस्ट्री में बताया आपको कि अलग अलग क्षेत्र की उसकी अलग अलग नीति थी। उत्तर भारत में डायरेक्ट कंट्रोल था, जो मालवा में अपन देखते हैं वहां गवर्नर, जो डेक्कन इंडिया में देखते हैं उनसे टैक्स वसूला, और साउथ इंडिया और दूरस्थ प्रांत है बिहार और कश्मीर, वहां से लूट के माल अपन ने एक बार जो समेट सकते थे समेट लिया। ठीक है, तो क्षेत्र विशेष उसकी नीति थी अलग अलग। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से अपने खास तौर पे अपन यूपीएससी और आरपीसी रिलेटेड एग्जाम देखते तो उत्तर भारत के राज्यों के प्रति इसकी जो नीति थी या उत्तर भारत में जो साम्राज्य नीति थी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने दुर्ग पढ़ाए थे राजस्थान कल्चर में, तब भी मैंने उनकी चर्चा करी थी। राजस्थान हिस्ट्री में भी ये टॉपिक पूरा आता है। कैसे आता है मैं बताऊं। रणथंभौर आक्रमण 1301, चित्तौड़ आक्रमण 1303, सिवाना 1308, जालोर 1311। और इंडियन हिस्ट्री में अपन अलाउद्दीन की विस्तार नीति पढ़ते ही हैं, इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन, तो उसमें उत्तर भारत के राज्यों के प्रति इसकी ये नीति अपन देखते हैं। तो ये एक बेसिक कॉमन क्लास है। ठीक है, दोनों में आपकी मदद करेगी और समझ बहुत अच्छी विकसित करेगी। एक बार आप पहले आधे घंटे मेरे को सुनो, उसके बाद आप वापस यही इसी वीडियो को रिवाइंड करके मेरी ये लाइन सुनना कि जितने भी कंफ्यूजन है आपको अलाउद्दीन खिलजी की रेड से संबंधित उत्तर भारत में राज्यों में, वो सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, और हर चैप्टर में आपको ये मदद करेगी। मैं बता रहा हूँ ये वीडियो फाइल, तो इसको आराम से समझो, आराम से देखो, टेबुलर फॉर्म में ये पूरा है। ओके, आ जाओ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उत्तर भारत में किन किन राज्यों के प्रति अपन अलाउद्दीन की नीति पढ़ेंगे। तो उसमें अपन देख रहे हैं 5 राज्य है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, छठा एक नॉर्मल ज्यादा नहीं आएगा, उसमें देखेंगे। और ये 6 राज्य कौन कौन से, देखो ये ELD मतलब अलाउद्दीन लिखा हुआ है, ये यहाँ पे है ना, सॉरी 6 राज्य यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले गुजरात, सेकंड रणथंभौर, थर्ड इज चित्तौड़, फोर्थ इज सिवाना, फिफ्थ इज जालोर एंड सिक्स्थ इज जैसलमेर। ठीक है ना, और अलाउद्दीन वाले जो आक्रमण है वो यहाँ लिखे हुए हैं इस समय। इससे पहले क्या भूतकाल के हमले की, अलाउद्दीन से पहले जो वो, तो इससे रणथंभौर में है, तो जब अपन रणथंभौर पढ़ाएंगे तो मैं बता दूंगा। और किसी में इतना कोई भूतकाल का उल्लेख नहीं है। ठीक है ना, ये अपन जब अभी थोड़ा सा और बताऊंगा तभी आ जाएगा। ओके, ये 1300 है ना, इसको 1298 करो, ये 1298 है, ये है ना, वापस लौट 1298 है वो। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा अभी भूतकाल वाला सारा समझ में आ जाएगा। अभी तो ये देखो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, ये अपन देखेंगे गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर और जैसलमेर। ठीक है, अब देखो यही लाइन यहाँ है, अब इसको याद रखना आप, है ना। अब देखो क्या है, ये गुजरात वाला था। ठीक है, ये अपने रणथंभौर है। ठीक है, ये चित्तौड़ है 1303। ये चित्तौड़ 1303, 1308 अपने ये गुजरात है, मतलब सिवाना है, पहले सिवाना और उसके बाद ये अपने जालोर है, गुजरात में जालोर, और ये जैसलमेर है। ठीक है ना, यूं है, मतलब 1298 गुजरात, 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, 8 सिवाना, 11 जालोर और 1312 जैसलमेर, 13 मतलब 13-12। अब देखो इसके अंदर समझने वाली बात क्या है, इसके अंदर समझने वाली बात क्या है कि ये जो गुजरात अटैक जो है ना 1298 वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप नीचे देख रहे हो कारण है ना। कारण मतलब अपन देखो रणथंभौर अटैक पे जो का अटैक हुआ 1301 में, उसका कारण था गुजरात हमला 1298 वाला। जो चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण हुआ उसका कारण था 1298 में जो गुजरात हमला हुआ। जो सिवाना पे आक्रमण हुआ उसका कारण 1298 गुजरात आक्रमण। जो जालोर पे आक्रमण हुआ 1311 में, उसका कारण गुजरात पर आक्रमण जो हुआ। तो कहने का मतलब अगर आपने ये गुजरात की रेड समझ ली अलाउद्दीन खिलजी की, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा कि क्यों अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर अटैक किया, क्यों 1303 में चित्तौड़ पर अटैक किया, और क्यों 1308 में सिवाना पे, और क्यों 1311 में जालोर। इन सब के राज छुपे हुए 1298 में जो गुजरात रेड करी उसके। ठीक है, तो पहले अपन वो समझते हैं कि सर गुजरात रेड में ऐसा क्या हुआ था। ठीक है ना, फिर उसके बाद अपन इस टेबल के ऊपर वापस आएंगे, मैं आपको वापस समझाऊंगा। ओके, अभी तो मैंने बेसिक बताया कि उत्तर भारत में कहां रेड हुई अलाउद्दीन खिलजी की और किस किस समय हुई, और उनका मूल कारण था ये 1298 में गुजरात रेड, सोमनाथ पे जो अटैक करी अलाउद्दीन खिलजी ने, उसमें उसको वो जो भी एक्सपीरियंस मिले वो सारों का निपटारा था बाकियों की रेड में।
चाहे वो रणथंभौर हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे अपने सिवाना हो, चाहे जालोर हो, चाहे जैसलमेर। जैसलमेर वाला डायरेक्ट लिंक नहीं था गुजरात से, बाकी सारे थे। ओके, तो अपन देखते हैं कि गुजरात रेड में ऐसा हुआ क्या था। ओके, आओ आओ देखो, अपन समझते हैं कि गुजरात रेड में ऐसा क्या हुआ था कि बाकी सारी रेडों का सबसे प्रमुख कारण ये गुजरात रेड वाला एक्सपीरियंस था। ठीक है, देखो ये अपने को मैप्स, दो मैप्स यहाँ पे लगे हुए हैं। सबसे पहला लगा हुआ है कि 1298 में 1298 में 1298 में गुजरात लूट पर जाने का रास्ता है ना। गुजरात लूट पर जब जा रहे थे तो क्या रास्ता था, इधर वाला जो मैप है ये 1298 में गुजरात लूट से वापसी का रास्ता, मतलब गुजरात से वापस आते समय। कहने का मतलब ये तो गुजरात जब जा रहे थे दिल्ली से इधर गुजरात, तो वो रास्ता है। ठीक है, और ये जब गुजरात से वापस आ रहे थे ये वो रास्ता है। समझ गए, ये एरो ऐसे बना हुआ, ये ऐसे एरो डाउन एरो बना हुआ। ठीक है, तो ये दो मैप हैं। ये गुजरात जाने का रास्ता है अलाउद्दीन खिलजी और उसकी शाही सेना का, ये गुजरात से आने का रास्ता है अलाउद्दीन खिलजी और उसकी शाही सेना का। समझ गए इतनी चीज, ये बेसिक दो मैप हैं। आपको ऐसे कैसे मैप राजस्थान के मैप पे ये बनाने और दोनों को रखने, एक जाने का है गुजरात, एक गुजरात से वापस आने का है। ओके, अब मैं आपको एक एक समझाता हूं। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लोगे तो बल्ले बल्ले है, नहीं समझोगे तो वापस देखोगे समझ जाओगे। अब देखो क्या है कि मैंने बताया था सबसे पहले अलाउद्दीन की जो विस्तारवादी नीति है वो गुजरात के प्रति टारगेटेड थी। सर गुजरात में ऐसा क्या था, गुजरात को उस समय बोलते थे विश्व की सोने की राजधानी, सबसे ज्यादा गोल्ड वहां गुजरात, और गुजरात में भी कहा, गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसके अंदर। सर ऐसे कैसे पता है, कैसे आपको पता, या कोई इसका प्रमाण है, कोई इसका प्रमाण सर जो आपने बोला, क्यों नहीं है यार प्रमाण, मुझे बताओ। मोहम्मद गजनवी ने भारत पे टोटल 17 रेड करी, उसमें 16th रेड जो थी उसने 1025 में गुजरात पे करी थी, सोमनाथ आक्रमण पे, सोमनाथ मंदिर पे। और उस समय यहाँ का जो शासक था गुजरात का वो भीम प्रथम था, और उसमें वो बहुत ज्यादा सोना लूट के ले गया। और यही जो गजनी की रेड थी ये आने वाले शासकों को भी प्रेरित करती। तो अलाउद्दीन खिलजी बना तो उसकी तो उपाधि सिकंदर सानी थी, विश्व को जीतने वाली, जैसा अमीर खुसरो खजानुल फतूह में बताता है। तो उसको तो सोमनाथ को टारगेट करना ही करना था। ठीक है, अब हमको गुजरात जाना है साहब। अब गुजरात तो जाना है, लेकिन रास्ता कौन सा चुनोगे। ठीक है, गुजरात जाना है तो देखो, जैसे अपन ये राजस्थान का मैप देखते हैं, अपने इधर बगल में है एमपी। ठीक है, और यहाँ पे एमपी का है मालवा का पठार, है कि नहीं, कि मालवा का पठार है, मालवा प्लेटू है। ठीक है, तो और फिर इधर अपन जैसे देखते हैं चंबल नदी है, फिर इधर से इधर अपने नर्मदा आ रही है कि नहीं है, इधर थोड़े नीचे नर्मदा आ रही है, चंबल ऐसे। और ये इधर अपन जैसे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला हो जाएगी अपने, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला, और नीचे सतपुड़ा। ठीक है, तो दिल्ली से जब गुजरात जाना है तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा रिस्की रास्ता है कि नहीं है। फिर दूसरा रास्ता ये अपने मेवाड़ से होकर जाए तो मेवाड़ भी रिस्की, इधर पहाड़ी वगैरह सारा, है कि नहीं है कंपेरेटिवली। तो भाई उस समय सेना पसंद करती थी कि मैदान से जाना, है ना, क्योंकि घोड़े को आप बेहतरीन तरीके से मैदान में चला सकते हो, पहाड़ों पे उतना एक्सपर्ट नहीं होता है जितना मैदान में दौड़ने का होता है। तो ये मैदानी रास्ता चुना गया। ठीक है, सीकर नागौर होते हुए ये, ठीक है ना, और जालोर होते हुए। आज भी जैसे अपन जैसे देखेंगे कि अपनी जो NH-15 है इधर अपने पठानकोट से होते हुए और इधर से होते हुए कांडला बंदरगाह जाती है, ये NH-15। ठीक है ना, तो ये जालोर के बाद जो रास्ता है आगे तक यही वही रास्ता है जो इधर से अपन जैसे रास्ता देखते हैं NH-15 वाला, ये वही रास्ता है जो गजनी ने 1025 में सोमनाथ रेड के समय अपनाया। ये जालोर से आगे वही रास्ता है जो अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ तक पहुंचने के लिए अपनाया। और सोमनाथ तो कहाँ है, मैंने पहले बताया था, बिल्कुल समुद्र बॉर्डर पे है सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट आज, है ना। जैसे अपने गुजरात देखते हैं ऐसे, ये गुजरात का यूं देखते हैं कच्छ, और ये गुजरात में भाई ये तो कच्छ वाला रीजन हो गया, और यहाँ जो है ना बिल्कुल ये सोमनाथ है, बिल्कुल ये से। ठीक है, ये इधर दादर नगर, ये दमन एंड दीव इधर जो है अपने यूनाइटेड, ये है सोमनाथ। ठीक है, ऐसे तो सोमनाथ तक जाने का ये रास्ता अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर क्योंकि होकर क्यों चुना, क्योंकि ये मैदानी भाग था। आज भी NH-15 अपने इधर से गुजरती है। पहली बात तो ये। अब साहब क्या हुआ, जब यह सेना इधर से जा रही थी तो मैदान चुना गया। मैदानी रास्ता क्यों चुना वो मैंने आपको बता दिया। तो जालोर को पास होना था, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी के जब गुजरात आक्रमण 1298 में, गुजरात का मतलब सोमनाथ है ना, सोमनाथ आक्रमण के लिए उसने रास्ता चुना। तो रास्ता चुना कि अपन जालोर होकर चलेंगे, क्योंकि जालोर मैदानी क्षेत्र था।
अब दोनों चीजें कारण समझो, सोमनाथ क्यों चुना मैंने बता दिया, संपत्ति के कारण। जालोर से होके रास्ता क्यों चुना, क्योंकि मैदानी भाग था NH-15। ठीक है साहब, यहां तक सब बढ़िया था, लेकिन किसी के घर से गुजरना है तो उसकी अनुमति आपको जरूरी है। जालोर उस समय घर था अपने वहां के शासक कानड़ देव का, कानड़ देव है ना, सोनगरा चौहान, कानड़ देव सोनगरा का। ठीक है, ये तो 1298 में बात कर रहे हैं अपन, है ना, मतलब 1298 में जाना चाह रहे थे, लेकिन कानड़ देव सोनगरा ने उनको जाने से क्या मना कर दिया 1298 के अंदर, साहब मना कर दिया। अब मना कर दिया तो सीधी सी बात है, वहां से सेना नहीं गुजर सकती, समझ गए। अब भाई अलाउद्दीन तो टारगेटेड था सोमनाथ के प्रति, लूट के लाना है कैसे भी करके, तो ये इधर मतलब यहाँ पे तो रेड स्टार, आपको रेड सिग्नल मिल गया, आप इधर से नहीं जा सकते। तो ये R1 था, रूट 1 लाल रंग में बना हुआ, मतलब खतरे का निशान, इधर से मना कर दिया साहब। अब जाना तो है, अब जाना है तो दूसरा रास्ता सुनो। तो अपन जैसे देखते हैं पाली में इधर अपने नाल है, इधर से अपन आ जाते हैं अपने मारवाड़ और मेवाड़ को लिंक करता है कि नहीं है, गोरम घाट जो मैंने बताया था, उधर से आर्मी आती है मेवाड़ की तरफ, भाई मारवाड़ से मेवाड़ की तरफ आना है, गोरम घाट से पाली से निकल के मेवाड़ के अंदर आए मारवाड़ से। और यहां अपन देखते हैं कि ये चित्तौड़, ये मेवाड़, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल, ठीक है ना, ग्रीन सिग्नल यहाँ के राजा, उन्होंने इनको अनुमति दे दी कि तुम मेवाड़ से होके गुजर जाओ। ठीक है, मेवाड़ राजा ने अनुमति दे दी कि आप यहां से होके गुजर जाओ। और मेवाड़ राजा जिन्होंने अनुमति दी उनका नाम था समर सिंह। क्या, समर सिंह, है ना, समर विंटर ये वो मत कर देना, ये ओनली समर है। ठीक है, तो मेवाड़ रास्ते से होके चली गई सेना अलाउद्दीन खिलजी की सोमनाथ, और उसको लूट लिया। ये R2 है, मतलब रूट 2, समझ गए, रूट 1 एंड रूट 2। रूट 1 जालोर के थ्रू था, कानड़ देव सोनगरा ने मना कर दिया। रूट 2 फिर जो अपनाया अलाउद्दीन की आर्मी ने, वो मेवाड़ से होके था। तो मेवाड़ से होके गुजर तो गए, अनुमति तो दे दी समर सिंह ने, लेकिन समर सिंह ने क्या लिया उनसे, टोल टैक्स लिया, आर्थिक दंड वसूला, जिसको आज अपन टोल टैक्स बोलते हैं, कि तुम गुजर तो जाओ यहां से, लेकिन टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। समर सिंह को क्या दिया, टोल टैक्स दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना, अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि यार टोल टैक्स तो दे दो एक बार, कोई बात नहीं, इनको बाद में निपट लेंगे, एक बार गुजरात पहुंचो अपने कैसे भी। कानड़ देव से लड़ाई नहीं लड़नी अभी अपन को सोमनाथ चलना है, टारगेटेड था वो सोमनाथ के प्रति, सोमनाथ दिख रहा था। तो दूसरा रास्ता अपनाया, समर सिंह को टोल टैक्स दिया और पहुंच गए गुजरात। लूट लिया साहब, लूट लिया, संपत्ति आ गई। अब वापस दिल्ली भी तो चलना है कि नहीं है। तो जब वो गुजरात आ रहे थे इस R2 से, रूट 2 से, तो शाही सेना ने देख लिया था कि मेवाड़ वाला एरिया रिस्की, ट्राइबल बेल्ट है, वांगड़ से होके गुजरता है रास्ता। आज भी आप जाके देखो, इधर से चित्तौड़ से आप उदयपुर की तरफ जाओ तो कम से कम 2 टनल आज बनी हुई है, सुरंग है कि नहीं है, और बिल्कुल सुनसान एरिया है, और पहाड़ी क्षेत्र है, घोड़े जल्दी थकते हैं उसके अंदर। घोड़ा ट्रेंड है मैदान में लड़ने के लिए, घोड़ा ट्रेन नहीं है पहाड़ों में लड़ने के लिए। ठीक है, तो इधर से घोड़े थक गए, टाइम ज्यादा लगा, रिस्की, ट्राइबल, वांगड़ है कि नहीं है। तो वापस जब जाना था अलाउद्दीन खिलजी की सेना को दिल्ली, तो अपन मेवाड़ से नहीं चलेंगे। और फिर दूसरा कारण हो सकता है कि उस समय तो समर सिंह ने कम टैक्स लिया था, टोल टैक्स कम लिया था, अब इस बार अपने पास सोना ज्यादा है, सोमनाथ लूट के जा रहे हैं, तो समर सिंह ज्यादा टैक्स वसूल ले अपन से। तो लौटती हुई शाही सेना ने, क्या बोल रहा हूं मैं, लौटती हुई शाही सेना ने जालोर मेवाड़ वाला रास्ता नहीं चुना, और जालोर वाला रास्ता चुना दिल्ली पहुंचने के लिए। ठीक है साहब, तो पहुंच गए, अब अपन दिल्ली जा रहे हैं। तो दूसरा नक्शा कौन सा है, ये नक्शा है। ठीक है साहब, क्या देखा अपन ने यहाँ पे कि अब ये जाते, इधर जाते हुए, ठीक है, ये जा रहे हैं ऐसे दिल्ली, और रास्ता कौन सा है, जालोर से चुन लिया साहब, बहुत बढ़िया। अब चुन तो लिया आपने रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक निकल जाते है ना। कानड़ देव क्या हुआ जिसने आने से मना किया था। अब कानड़ देव तो क्या मौका ढूंढ रहा था कि मेरे को कोई मौका तो मिले जिससे कि मैं इसकी सेना पे, शाही सेना पे आक्रमण तो करूं, इनको लूटू आगे, लेकिन मौका तो मिले। वो मौका कैसे मिले इसको, वो मौका इसको किस्मत ने दिया। अब पता नहीं वो मौका अच्छा था या क्या था, क्योंकि उसी कारण अलाउद्दीन का आक्रमण जालोर को झेलना पड़ेगा, लेकिन जो भी था वो अपन को पता होना चाहिए। तो साहब वो मौका ऐसे मिला कि जब गुजरात से अलाउद्दीन की शाही सेना सोना लूट के आ रही थी सोमनाथ से, तो यूं सबकी जेबें भरी हुई शाही सेना में, सबकी, क्योंकि गुजरात सोमनाथ जाना जाता था सोने के लिए, विश्व की सोने की राजधानी सोमनाथ है कि नहीं। गजनी ने लूटा, सबकी जेबें भरी हुई, ओ यूं सोना चैनी, किसी के यहां से गिरी, किसी के यहां से, जितना जो सोना बटोर सकती थी सेना अलाउद्दीन की, वो उसने संभाल लिया।
अब साहब सोना धातु ही, पीली धातु चीज ही ऐसे जो देखे वो ललचाए। अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसमें थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इनके चाचा अलाउद्दीन खिलजी के। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय मैंने बताया था कि भाई ये तो कैरकुबाद की हत्या करके बने थे जलालुद्दीन खिलजी, और विद्रोह की संभावना ज्यादा थी दिल्ली में इन खिलजी के अगेंस्ट में। तो उन्होंने क्या किया, एक उदार नीति अपनाई थी और 2000 मंगोलों को दिल्ली के पास बसने की अनुमति दी थी, जो नवीन मुस्लिम कहलाए। और जलालुद्दीन खिलजी का ही वो कथन है क्या कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और वृद्धों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं, जैसा मैंने इंडियन हिस्ट्री में जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ाते समय आपको अच्छी तरह समझाया। ठीक है साहब, तो क्या था, जलालुद्दीन खिलजी के समय नवीन मुस्लिम काफी ज्यादा दिल्ली के पास, नवीन मुस्लिम दिल्ली के आसपास बस गए थे। अब सीधी सी बात है भाई, दिल्ली के आसपास बस गए तो दिल्ली की सेना में, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में भी वो शामिल होंगे, जलालुद्दीन खिलजी की सेना में भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना में भी शामिल हुए, है कि नहीं है। तो ये नवीन मुस्लिम थे। नवीन मुस्लिम का मतलब ये जलालुद्दीन खिलजी के समय आके हिंदुस्तान में बसे थे। ठीक है साहब, यहां तक सही। अब देखो होता क्या था, जब मैं आपको दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में खास तौर पे आर्थिक पढ़ाऊंगा तो वहां अपन देखेंगे एक टैक्स हुआ करता था जिसको खुम्स बोलते थे, खुम्स, KHUMS, खुम्स। एक खराज होता था, वो तो लैंड रेवेन्यू टैक्स होता था जो हिंदू जनता देती थी। एक होता था खुम्स। ये खुम्स क्या होता था, ये लूट में हिस्सा होता था, कि लूट में हिस्सा कितना क्या होगा। तो मैं आपको समझाता हूं, देखो इधर लिखा हुआ है स्टेट और इधर स्टेट है ना, राज्य, हिंदी में लिख देते हैं खुम्स। क्या रूल था खुम्स, इधर तो लिखा हुआ है राज्य, ये बाकी टेबल बनी हुई है, आप आगे अभी समझो, आगे सब लिखा हुआ है राज्य और सैनिक, ठीक है ना। तो खुम्स में क्या हुआ करता था, एक साधारण रूल तो ये था, आम जो रूल था ना, आम रूल तो ये था कि राज्य का हिस्सा हुआ करता था 1/5 और सैनिका का हिस्सा हुआ करता था 4/5। कहने का मतलब 5 रुपए में से 1 रुपए मिलता था राज्य को और 4 रुपए मिलते थे सैनिकों को। लेकिन 3 शासक ऐसे हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने इस अनुपात को पलट दिया था। क्या, इन्होंने ये बोला कि 4 हिस्सा तो किसका है, राज्य का है, और 1/5 हिस्सा सैनिकों का है। पलट दिया कि नहीं पलटा। 1/5 का मतलब होता है 20%, 4/5 का मतलब होता है 80%, है कि नहीं है। और लास्ट में एक शासक अपन पढ़ते हैं सिकंदर लोदी, उसने राज्य का हिस्सा 0 कर दिया था और पूरा उसने सैनिकों को दे दिया, 5 रुपए तुम्हें ले जाओ। तो ये यहां समझना क्यों जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, ये समझना इसलिए जरूरी है कि नवीन मुसलमानों ने जालोर में विद्रोह क्यों किया। क्यों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो लूट का जो अनुपात था, ये जो लूट का अनुपात था खुम्स का मतलब लूट में लूटे हुए माल का हिस्सा राज्य का कितना होगा, सैनिकों का कितना होगा। आम ये था, मतलब इन चारों सुल्तानों के अलावा जो आम एक ट्रेडिशन था वो क्या था, 20% राज्य का होगा, 80% सैनिकों का होगा। 3 शासक ऐसे हुए जिन्होंने इस अनुपात को पलट दिया था, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और अपने मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर दिया 80% हिस्सा राज्य का है और 20% हिस्सा सैनिकों का। तो अब सीधी सी बात है, वो जो सैनिक जो बिल्कुल अपनी जेबें भरी हुई थी, सारी पैंट की सारी आगे पीछे शर्ट और सारा पूरा जेबें भरी हुई थी, जब उनको जालोर में पता चला, पहले तो वो खुश हो रहे थे कि यार 80% हिस्सा तो अपना है लूट की माल में, सैनिक 80%। जब उनको पता चला कि अलाउद्दीन ने ये अनुपात बदल दिया है और आपको सिर्फ कितना मिलेगा, इस बार आपको सिर्फ 20% मिलेगा, तो अब सैनिकों में विद्रोह होना बिल्कुल वाजिब था। लेकिन विद्रोह की संभावना ज्यादा किन में रहती है, जो लोग अभी नए नए आर्मी ज्वाइन किए, जो पुराने चले आ रहे हैं बलबन के और जो वफादार है अलाउद्दीन, वो नहीं करेंगे विद्रोह करेंगे ये नवीन मुसलमान, जो चाचा जलाउद्दीन खिलजी ने भारत में और फिर अपनी सेना में भर्ती किए थे। क्योंकि उनको अभी आई समय ही हुआ है ना यार, तो उनको तो लालच लग रहा था, पैसे आएंगे और खूब पैसे मिलेगा, खूब माल मिलेगा। पता चला अलाउद्दीन खिलजी ने खुम्स की नीति बदल दी, अब सिर्फ तुमको 20% मिलेगा, वो तो 80% सोच के बैठे थे। सोचो आप खुद को उस सैनिक की जगह लो, आप अभी आप सेना में आए हो, है यार 80 रुपए मिलेंगे, 80 रुपए मिलेंगे, लूट, पता चला 20 ही मिले, तो विद्रोह करना वाजिब था। तो ये नवीन मुसलमानों ने विद्रोह किया और इनका जो नेता था नवीन मुसलमानों का, वो कौन था, मीर मोहम्मद शाह और केहुब्र। मोहम्मद शाह और केहुब्र, केहुब्र है ना, केहुब्र, केहुब्र, ठीक है साहब। अब इन्होंने विद्रोह कर दिया।
अब मैं आपको बता रहा था कि कानड़ देव क्या करे, कानड़ देव को तो मौका चाहिए था। तो कानड़ देव ने जैसे ये मौका देखा कि यार सेना में विद्रोह हो गया तो क्यों नहीं अपने भी साला अटैक कर दो, तो कानड़ देव ने भी अटैक कर दिया अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी। अब आर्मी ने देखा यार वो साला लूट का सामान और सारा, अपने तो भागो यहां से नहीं तो सारी लूट जाएगी है। तो कुछ तो ये मोहम्मद और अपने मोहम्मद शाह और केबुर ले जाएंगे और कुछ कानड़ देव ले जाएंगे, अपन कुछ नहीं ले जाएंगे। तो सेना तो वहां से भाग निकली और अलाउद्दीन खिलजी के जो सबसे इस समय दो प्रमुख सेना नायक थे गुजरात लूट पे, वो थे उल्लूग खां और नुसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी के 4 फेमस कमांडर हुए हैं, ठीक है ना, जिनकी तुलना अलाउद्दीन खिलजी ने पैगंबर के 4 सैनिकों से करी थी। सबसे इंपॉर्टेंट था उल्लूग खां, दूसरे हैं नुसरत खां, यही मारे जाएंगे अपने रणथंभौर आक्रमण में 1301 में, ठीक है। चौथे हैं अल्प खां और चौथे है जफर खां, ठीक है ना। उल्लूग खां, नुसरत खां, अल्प खां, जफर खां, ये लिखा हुआ है, सारा आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे अपने गुजरात आक्रमण पर अटैक के 1298 में। रणथंभौर पे भी यही होंगे, उल्लूग खां प्रशासक होएगा रणथंभौर का जीतने के बाद 1301 में, और नुसरत खां मारा जाएगा रणथंभौर आक्रमण में। नुसरत नहीं रहे, नुसरत खां नैसे नहीं रहे, नैसे नुसरत खां रणथंभौर आक्रमण पड़ेंगे, उसको बताऊंगा, ठीक है। तो उल्लूग खां और नुसरत खां ने देखा कि यार अभी तो दिल्ली चलो अपने जितना भी बच रहा है। उधर कानड़ देव ने भी आक्रमण कर दिया लौटती हुई सेना के ऊपर। तो कानड़ देव ने क्या किया, कानड़ देव को पता था भाई सोमनाथ का जो शिवलिंग है अपने सोमनाथ शिव का मंदिर है, तो वहां के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े करके ये अलाउद्दीन खिलजी को देने के लिए शाही सेना लेकर आ रही थी उल्लूग खां नुसरत खां। तो कानड़ देव ने वो शिवलिंग के टुकड़े भी छीन लिए उनसे और 5 शिवजी के मंदिर उन्होंने जालोर में बनाए, ठीक है। और मोहम्मद शाह जो नवीन मुसलमानों को विद्रोही नवीन मुसलमान नेता थे, मीर मोहम्मद शाह और केबुर को मदद करी क्या कि वहां से निकले, जालोर से निकले और वो कहां पहुंच गए, वो सवाई माधोपुर पहुंच गए, केहुब्र। ये देख लो रास्ता ऐसे एक रास्ता चला, बाकी आर्मी तो इधर दिल्ली चली गई। केहुब्र, मोहम्मद शाह और केहुब्र के ये कहां चले गए, ये रणथंभौर में इन्होंने शरण ले ली। और रणथंभौर के शासक उस समय थे हमीर देव चौहान, हमीर देव है ना, 1282 से 1301 उनका कार्यकाल। समझ गए, इधर जालोर में अपन देख रहे थे कानड़ देव, ठीक है, ये चीज है। अब यहां तक आप समझ जाओ इस चीज को कि जब आ रही थी सेना तब भी कानड़ देव ने, मतलब सोमनाथ लूट के लिए आ रही थी तब भी कानड़ देव ने अड़चन उत्पन्न करी, नहीं जाने दिया। मेवाड़ से होकर गुजरे समर सिंह ने टैक्स लिया। जब ये सेना लूट के जा रही थी 1298 गुजरात लूट के बाद, तब तो कानड़ देव ने ज्यादा उत्पन्न मचा दिया, क्या किसे विद्रोह कर दिया नवीन मुसलमानों ने मोहम्मद शाह और केहुब्र के नेतृत्व में। तो एक तो उनको पैट्रनाइज किया, मोहम्मद शाह और केहुब्र को भागने में मदद करी, और दूसरा वो शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए, है ना, क्योंकि भाई कानड़ देव की तो आस्था थी सोमनाथ के शिवलिंग की, और सोना भी छीन लिया, है कि नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अलाउद्दीन तो नाराज होना ही था जब अलाउद्दीन को जब दिल्ली में पहुंचे उल्लूग खां और नुसरत खां और सारी करतूत बताया अलाउद्दीन खिलजी की, कानड़ देव प्रबंध की सारी करतूतें बताया अलाउद्दीन खिलजी को कि कैसे जालोर ने जाते हुए परेशान किया, मेवाड़ से जाना पड़ा, और फिर हद हो गई जब आते हुए परेशान किया। और हद तो तब हो गई, सोना तो लूट लो जो लूट लो, अपने नवीन मुस्लिम जो सैनिक थे उनको भागने में मदद करी, और उन नवीन मुसलमानों ने जाके हमीर देव चौहान रणथंभौर के पास जाके शरण ले ली। अब मुझे बताओ, जब अलाउद्दीन खिलजी जब इतनी बातें सुनेगा तो वो सिकंदर सानी क्या इस चीज को बर्दाश्त करेगा? क्या मुकम्बो खुश होएगा? क्या नहीं होएगा। बस यही चीज। अब यहीं से देखो लिंक है चीजें आगे सारे। आप बता दो, कानड़ देव आगे सीन के अंदर, हमीर आ गए, और यहां मेवाड़ आ गए अपने समर सिंह। समर सिंह के लड़के थे रतन सिंह, है ना। समर सिंह के बाद शासक बनेंगे अगले रतन सिंह, ठीक है, जिनके समय 1303 में अलाउद्दीन का आक्रमण होगा। अब आप समझ गए कि अलाउद्दीन को क्या चिढ़ थी जालोर से, अलाउद्दीन को क्या चिढ़ थी सवाई माधोपुर से, अलाउद्दीन को क्या चिढ़ थी मेवाड़ से, क्योंकि इन सब ने बाधा उत्पन्न करी थी अलाउद्दीन खिलजी के ड्रीम अटैक के ऊपर। और अलाउद्दीन खिलजी का ड्रीम अटैक था 1298 में सोमनाथ। अलाउद्दीन खिलजी उसको फ्लॉप नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर सोमनाथ से लूटा हुआ सोना दिल्ली के अंदर आ जाएगा तो फिर बल्ले बल्ले है। अब क्या वो आ पाया? मुझे बताओ। कितना तो बीच में कानड़ देव ने लूट लिया, कितना मोहम्मद शाह और केहुब्र लूट के ले गए। तो अलाउद्दीन को गुस्सा आना वाजिबी था। तो ये बनेंगे फिर शिकार, सबसे पहले रणथंभौर, देन मेवाड़, और देन जालोर। अब कारण समझ में आ रहा है इनका मेन कारण क्यों? पद्मनी वाली सब जो कहानी अपन देखते हैं सब मनगढ़ंत है, वो
कोई लेना देना नहीं है। असली कारण था ये, रतन समर सिंह ने वसूला, टैक्स वसूला ना। अब मैं तुमको बताऊंगा टैक्स कैसे वसूलते हैं, कैसे वो मनगढ़ंत कहानी, सारे प्रूफ मैं आपको बताऊंगा पद्मनी वाली। असली कारण तो ये था, मेरे गुजरात, मेरे ड्रीम अटैक के अंदर तुमने यार बाधा पहुंचाई है, तुम्हें भी अब मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा। सिकंदर सानी। ओके, तो ये चीज समझो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप कॉमन सेंस से मुझे बताओ, यहां तक आप समझे ना चीजों को। मैं यहां पे 2-3 चीजें लिखता हूं। अलाउद्दीन खिलजी के पास ये न्यूज पहुंची कि साहब आपका ड्रीम अटैक इन लोगों ने फ्लोप किया। अलाउद्दीन ने कहा कि लिस्ट बनाओ कौन कौन है ये है, अभी एक एक को देखेंगे लेकिन पहले लिस्ट बनाओ, सबसे जो खतरनाक है उस क्रम में आप बनाओ लिस्ट, है ना। सबसे पहले जिसको ठिकाने लगाना, भाई दुश्मन तो पता चल गए, ये 4-5 जने अपने दुश्मन है, अब इनकी आप एक लिस्ट बनाओ, है ना। क्योंकि देखो सिकंदर सानी जैसा ऐसा शासक बनना, ये एक दूरदर्शिता रखते हैं। क्या पता है सारा काम इंपॉर्टेंट है, पता है सारे टॉपिक पढ़ने, लेकिन पहला टॉपिक कौन सा पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वो एक शासक, दूरदर्शी शासक, इतने काम है लेकिन सबसे पहले ये जरूरी काम है, ये करना है मेरे को। जैसे जवाहरलाल नेहरू अपने प्रथम प्रधानमंत्री एक चीज बहुत अच्छी कहा करते थे कि फर्स्ट थिंग्स मस्ट कम फर्स्ट। मतलब जो चीज फर्स्ट है वो फर्स्ट ही आनी चाहिए, पहले क्रम पे ही उसकी वरीयता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग मस्ट कम फर्स्ट, है ना। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको पहली वरीयता हमेशा मिलनी चाहिए, ठीक है साहब। अब इतने सारे दुश्मन मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बताए, अब उसमें देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन। बाहर वालों से तो अपन लड़ लेंगे, लेकिन साला मैं जिन पे विश्वास कर रहा हूं वही मेरे को दगा दे रहे हैं। ये वही नवीन मुसलमान है जो मेरे चाचा ने मंगोलपुरी में आके बसाए थे, आज साला तुम, मैंने अनुपात क्या बदल दिया खुम्स का, तुमने तो बगावत कर दी। ये सहन नहीं करूंगा भैया, मैं तो सिकंदर सानी बनूंगा ही मेरी सेना के पीछे। और उस सेना में साला आज एक मोहम्मद शाह और केयूबर उत्पन्न हुए पैदा हुए, कल को पता नहीं कितने मोहम्मद शाह और कितने केयूबर उत्पन्न होंगे। नहीं, सबसे पहले इन सपेलों का, इन सपोले जो हैं जिनको मैंने दूध पिलाया, आज मेरे को ही काट खाने दौड़ रहे हैं, जिनको मैं समझता था कि यार ये तो मेरी शोभा बढ़ाएंगे मेरी सेना की, और तुम साला मेरे को ही डसने बैठे हो, है कि नहीं है। जिन्हें हम हार समझते थे गले में हमारे सजाने को, वही आज नाग बन बैठे हमें काट खाने को। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिकंदर सानी, अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले तो ये सेना में जो गंदगी होगी ना, इनको निकालो। कहने का मतलब सबसे पहले टारगेट किसको करो, सबसे पहले इन सैनिकों को करो जिन्होंने विद्रोह किया है। और ये विद्रोह के नेता के, विद्रोह के सबसे पहले इनके नेता कौन है ना, विद्रोही को तो ठीक है, लेकिन इनका नेता कौन, नेता तो कौन कर रहा था। एक तो मोहम्मद शाह था और एक केहूब्र था, केहूब्र, ठीक है साहब। इनको टारगेट करो, इनको पहले अकन टिकाने लाओ, जिससे कि सभी को लेसन मिल जाए, है ना। सभी के लिए वो नजीर काम करे जो इनको सजा मिले। इन नजीर होनी चाहिए, एक उदाहरण पेश होना चाहिए। और कल को कोई भी सैनिक विद्रोह करने की सोचे ना, तो पहले 10 बार सोचे। इनका ऐसा हासिल करूंगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा। बोला साहब इनको लाओ। उल्लू खान उसद खान ने बोला कहां से लाए, ये तो वहीं जालोर से गायब हो गए। कानड़ देव ने मदद करी इनकी गायब होने में। क्या बात करते हो, कहां गायब हो गए, पूछा अलाउद्दीन खिलजी ने। गायब हो गए, कहां गायब हो गए यार, ऐसे क्या, आसमान उड़ा ले गए, जमीन निकल गई, पाताल खा गया, कहां गए। साहब ये रणथंभौर चले गए। रणथंभौर का शासक कौन है, हुकुम हमीरदेव चौहान है। अच्छा, हमीरदेव चौहान की इतनी हिम्मत हो गई कि साला मेरे विद्रोही सैनिकों को मदद कर रहा है। गया अमीर तो काम से, गया अमीर तो काम से। होगा तेरे पास वो दुर्ग जिसको बोलते हैं कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद है। नैसर्गिक सुरक्षा प्रदान है इस दुर्ग को, रणथंभौर वाले दुर्ग को। इसी के लिए कहा जाता है रणथंभौर के लिए अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। होगा तो बख्तरबंद, लेकिन इस बार तेरे को सामना करना पड़ेगा सिकंदर सानी का। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि तूने शरण दी है किसको, मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को, मेरे ड्रीम अटैक को असफल बनाने वाले विद्रोही सैनिकों को। साला मैंने तो इनको ऊपर दया दिखाई, मंगोलपुरी में बसे, कोई बात नहीं, सेना में जगह दी। मैंने अनुपात क्या पलटा कि तुम तो यार विद्रोही हो गए, थोड़ी बहुत तुम्हें सब्र नहीं, आके मेरे से बात करते। दिल्ली में समझा था, ठीक है, अनुपात बदला, खुम्स में तुम्हारा हिस्सा बदल दिया। पहले तुमको 4/5 80% मिला करता था,
मैं अलाउद्दीन खिलजी ने 20% कर दिया, तो आके मेरे से बात करते, तुम्हारा टैलेंट देख के मैं और भी देता तुमको, लेकिन साला तुम तो विद्रोह कर रहे हो और जाके छुप रहे हो। नहीं, और तुमको जो शरण दे रहा है, तुम तो गए ही गए काम से, तुमको शरण देने वाला भी गया काम से। कौन? रणथंभौर। और शासक कौन? हमीरदेव चौहान। समझ गए? हमीरदेव चौहान। ये साला जिन्होंने मेरे से बगावत करी, कुफ्र, कुफ्र का मतलब होता है जो इस्लाम के धर्म को नहीं मानता, बगावत करता है, शासक कहना नहीं मानता, उन कुफरों को तुम शरण दे रहे हो, है कुफरों को शरण दे रहे हो। इसलिए अमीर खुसरो बोलेगा रणथंभौर का जब पतन होगा 1301 में कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, कि जो कुफ्र का गढ़ था केजरीवाल कुफ्र का गढ़ था, वो इस्लाम का घर हो गया। ठीक है, ये अमीर खुसरो कथन देगा रणथंभौर के पतन पे 1301 में। तो कुफ्र का गढ़ कैसे हुआ जी रणथंभौर? क्यों? कुफ्र का मतलब जो बगावती होते हैं, जो इस्लाम के असूलों को नहीं मानते हैं। तो इस्लाम का असूल ये कहता है कि तुम्हारे बादशाह जो कह रहे हैं, सुल्तान जो कह रहे हैं, सॉरी बादशाह मुगलों के लिए यूज होता है, तुम्हारे सुल्तान जो कह रहे हैं तुम उसका कहना नहीं मानोगे, जो तुमको साला खाने के लिए दे रहा है तुम उसका कहना नहीं मानोगे, तो तुम इस्लाम के सिद्धांतों को मानते ही नहीं। तो ये कुफ्र हो गया, कुफ्र हो गई ये मोहम्मद शाह और अपने क्यूब। इन कुफ्र को शरण कौन दे रहा है? रणथंभौर शासक दे रहा है, हमीरदेव। तो मतलब रणथंभौर क्या हो गया? तो कुफ्र का गढ़ हो गया साला, है कि नहीं है? और आज ये इस्लाम का घर हो गया। क्यों? क्योंकि अपन देखेंगे रणथंभौर का पतन 1301 में जब होगा तो उल्लूग खां जो है वो वहां के प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे और रणथंभौर दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। अब वो इस्लाम का घर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट, ये तो नॉर्मल पूछते ही है कि किस दुर के लिए बोला, किस दुर के पतन पे कहा जाता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया रणथंभौर। किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। किस ग्रंथ में कहा? खजाइन कुतुब में कहा। लेकिन आपको एडिशनल जानकारी पता होना चाहिए कि उसने ऐसा बोला तो बोला क्यों, रणथंभौर कुफ्र का गढ़ बना कैसे, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है ना, ये बिल्कुल वैज्ञानिक रीजन पता होना चाहिए। ठीक है साहब, यहां तक हमें समझ में आ गया साहब। इसके बाद तीसरा मेरा कौन दुश्मन? वो टोल टैक्स किसने वसूला था रे? अरे वो लोग खां, नुसरत खां है, वो टोल टैक्स किसने वसूला था मुझे तो ये बताओ। तो उस समय तो उल्लू खान नुसरत खान ने बता दिया, लेकिन नुसरत खान रणथंभौर आक्रमण में मारे जाएंगे, है ना। अभी तो अलाउद्दीन खिलजी लिस्ट बना रहा है मेरे कौन कौन से दुश्मन है जिनको मैं ठिकाने लगाऊंगा। तो लोग अलाउद्दीन खिलजी बता रहे, उल्लू खान बता रहे किसने टोल टैक्स किसने वसूला, तो बताता टोल टैक्स भी वसूला तुमसे, खाना देने जाने नहीं दिया तुमसे, टोल टैक्स वसूला किसने? हुक्म वो मेवाड़ के शासक समर सिंह ने वसूला। अच्छा, अगला नंबर मेवाड़ का लेंगे अपन। लिस्ट बनाओ रहे हो, लिस्ट बनाओ। मेवाड़ के शासक है समर सिंह ने टैक्स वसूला था, लेकिन 1303 में जब अटैक होएगा रणथंभौर चित्तौड़ पे, तो उस समय वहां के शासक होंगे रतन सिंह, जो कि समर सिंह के लड़के थे, पुत्र थे। समर सिंह के बाद रतन सिंह, समर से रतन सिंह। ठीक है साहब, मेवाड़ आ गया अपनी लिस्ट में। फिर चौथा नंबर, अब मुझे ये बता रहे उल्लू खां कौन सा था? वो जाते समय भी दिक्कत करी, आते समय भी दिक्कत करी, वो जालोर ही था ना, कानड़ देव। उपज तो उसी की दिमाग की थी ना। अगर कानड़ देव ही दिक्कत नहीं करता अपने को, कानड़ देवी दिक्कत नहीं करता, तो ना तो ये विद्रोहियों को भागने का मौका मिलता। मतलब कानड़ देवी दिक्कत नहीं करता तो सबसे पहले जाते समय अपन जालोर से गुजर जाते और आते समय शांति से जालोर से निकल के आ जाते। तो मेन कानड़ देवी है ना, अब साला कानड़ देव को भी अपन टारगेट करेंगे। तो ये कानड़, ठीक है साहब। अब कानड़ देव का नंबर था, बहुत ही वीर सैनिक कानड़ देव, लेकिन अब भाई इस समय टारगेट अपने सिकंदर सानी से। अब कानड़ देव का नंबर, ठीक है साहब। अब देखो कानड़ देव को लास्ट में इसीलिए चुना है क्योंकि देखो जालोर जैसे अपन पहुंचेंगे तो पहले अपन रणथंभौर एक एक करके पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं ना अपन, तो पहले जालोर, पहले रणथंभौर जीत लो, देन मेवाड़ एंड देन जालोर, जिससे कि ये एक चेन बनती हुई चले, दिक्कत नहीं हो कोई। अब जालोर को जीतना है तो साहब जालोर से पहले जालोर की जिसको कुंजी बोलते हैं, जालोर की कुंजी, वो सिवाना दुर्ग है, तो पहले उसको जीतो। तो इसलिए पहले जालोर से पहले सिवाना अलाउद्दीन खिलजी जीते। समझ गए? तो ये है देखो इसके अंदर सीक्वेंस जो अपन को ध्यान में रखना। जैसे मैं बता रहा हूं, देखो देखो कैसे 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 टारगेट करेगा। पूर्व से पश्चिम जो बता रहा हूं, देखो सबसे पहले रणथंभौर आएगा 1301, फिर अपने ये चित्तौड़ टैक्स समर सिंह रतन सिंह 1303, फिर जालोर दुर्ग की जो कुंजी कहलाएगा अपने सिवाना 1308, ठीक है।
और फिर अपने ये जालोर में जैसे अपन देखेंगे कानड़ देव 1311 और फिर जैसलमेर का है 1312। तो आप देख रहे हो यूं पूर्व से पश्चिम अपन आ रहे हैं, तो पहले रणथंभौर को जीतो, फिर चित्तौड़, फिर जालोर में अंदर घुसेंगे अपन आगे, ऐसे डीप जा रहे तो एक एक को कंट्रोल करते हुए चलो, ये समझ गए। तो ये है अपना पूरा अलाउद्दीन की उत्तर भारत की जो ये रेड होगी उसके सारा, ठीक है। ये सारा मैंने समझाने के लिए यहां लिखा है जालोर में। इसमें देखो ये जालोर जब अपन पढ़ते हैं ना राजस्थान हिस्ट्री में, तो उसमें सारी चीजें ये लिखी हुई है, ठीक है। कारण 1298 में अलाउद्दीन का गुजरात आक्रमण, देखो 1298 में गुजरात लूट पर जाते समय घटनाक्रम, सोमनाथ पर उल्लू खां, नुसरत खान के नेतृत्व में ये हुआ, पठानकोट, ये जो NH-15 भेजनी चाहिए परंतु शायद ने इसने भेजने से मना कर दिया। फिर वाया मेवाड़ गए, ठीक है ना, समर सिंह ये। फिर ये खुम्स वाला जो मैंने बताया आपको, ये खुम्स वाला यहाँ लिखा हुआ है। फिर यहाँ अनुकूल अवसर मिल गया कानड़ देव को, ठीक है साहब। अब 1301 में रणथंभौर विजय, 3 में चित्तौड़, 5 में ये अपन जालोर में पढ़ते हैं, ये तो मोटा मोटा अभी ऐसे देख लो ऐसे, ठीक है। ये है, ये जालोर के अंदर पूरा डीप है, लेकिन अभी चूंकि मैं बता रहा हूं कि अपनी कॉमन फाइल है, दोनों में काम करेगी। इसको और आपको अच्छी तरह समझना हो तो बेस तो मैंने बता ही दिया, यहां तो आ गया। अब जालोर आक्रमण को देखना हो तो आप राजस्थान हिस्ट्री में जालोर वाली फाइल है उसको देखो आप, है ना, ऐसे, है ना। फिर देखो ये आपने वही फाइल थी जिसे मैंने चालू करी अलाउद्दीन की रेड्स की, ठीक है। तो अब देखो मैं वापस एक बार इसको थोड़ा सा अपन समराइज कर देता हूं आपको, तो अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो गुजरात है ना, ALD अलाउद्दीन खिलजी यहां से चालू है, तो देखो गुजरात 1298 में, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, सिवाना 8, जालोर 11 और ये, ठीक है ना ये, ठीक है। अब देखो कारण क्या है, ये तो सोमनाथ है गुजरात रेड का। अब देखो रणथंभौर कारण क्यों बना, देख लो रणथंभौर कारण गुजरात 1298, ये गुजरात 1298, चित्तौड़, सिवाना आक्रमण, ये गुजरात आक्रमण कारण बना उसका, जालोर का 1311 कारण बना, गुजरात की 1298 की रेड, ऐसे है ये चीज, समझ गए। तो ये है देखो सारी चीजें। अब फिर जैसे अपन पढ़ते हैं, देखो सोमनाथ पे जब अटैक हुआ, वहां का छा कर्ण बघेल अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, उल्लू खां, नुसरत खां, और गुजरात रेड के समय ही मलिक काफूर पकड़ा गया था, जिसको 1000 दिनार देकर अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। दक्षिण भारत में जो रेड हुई ना अलाउद्दीन खिलजी का, दक्षिण भारत अपन देखेंगे तेलंगाना, अपने देवगिरी, कर्नाटक में होयसर और पांड्य पर रेड करी, वो उनका नेता मलिक काफूर ही था, ठीक है। ये गुजरात रेड है। फिर जो 1301 के अंदर रणथंभौर पे रेड होगी, उस समय देखो रणथंभौर को पहले रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाइन को जीतेगा। हमीर देव चौहान रणथंभौर का शासक था, हमीर के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह थे, ठीक है, जिन्होंने विश्वासघात किया। हमीर से वो रणमल और रतिपाल थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लू खां, नुसरत खान थे। नुसरत खां मारा गया, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कि कौन मारा गया था, तो नहीं रहे नुसरत खां, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने पाशेब का निर्माण किया था, टीला, गरगज, मगरबी, अरसदा, मेंजनिक व ढेकुली ये यंत्र थे, पत्थर और गर्म तेल फेंकने वाले। जोहर होएगा रंग देवी के नेतृत्व में, हमीर की रानी ये बेटी थी पद्मला, जो जल जोहर करेंगी, पहला और एकमात्र जोहर राजस्थान का जल जोहर, ठीक है। धर्म सिंह केसरिया करेंगे। उल्लू खां प्रशासक नियुक्त होएगा, नुसरत खां तो मारा गया, ठीक है। और कोई नाम नहीं बदला था रणथंभौर का, लेकिन कथन है अमीर खुसरो का कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आप समझो कुफ्र क्यों। और अमीर खुसरो ने बोला है कि सोने के 2 दानों के बदले गेहूं का 1 दाना भी नसीब मतलब नहीं मिल रहा था जनता को, मतलब जब वहां गेहूं की शॉर्टेज होगी अनाज की, ऐसे कि नर्मल और रतिपाल ने अनाज में गाय की हड्डियां मिला दी थी दुर्ग के अंदर, और जो तालाब था पद्मला तालाब उसमें गाय का रक्त मिला दिया, तो वो अन्न पानी की कमी हो गई। उस कमी पर अमीर खुसरो ने कहा सोने के 2 दाने के बदले गेहूं का 1 दाना भी नहीं मिला, ऐसे। फिर देखो जब चित्तौड़ आक्रमण होगा अलाउद्दीन खिलजी का, तो कारण गुजरात आक्रमण मैंने समझा दिया, रतन सिंह ये, गोरा बादल। एक देखो ना इसमें जो गुजरात आक्रमण था ना, ये गुजरात आक्रमण में वो वही है क्या कि विद्रोहियों को शरण दी, कौन, मोहम्मद शाह और केहूब, ये है सबसे बड़ा, है ना। दोनों के नाम लिख लेना यहाँ। गुजरात आक्रमण से कैसे लिंक है मेवा ये चित्तौड़, क्यों, क्योंकि समर सिंह ने टोल टैक्स वसूला, या ब्रैकेट में लिख लेना आप, समर सिंह टोल टैक्स, ऐसे, ठीक है। इस समय जब आक्रमण किया तब शासक थे रतन सिंह। गोरा और बादल रतन सिंह के सेनापति। मोहर मगरी नाम की एक टीला बनाया, ठीक है ना, टीला, है ना। वैसे देखो ये अपन जैसे मोहर मगरी देखते हैं ना, ये मोहर मगरी ज्यादा फेमस है अपने अकबर के समय है ये, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने भी छोटा ऐसा गढ़ बनाया था, मतलब टीला बनाया था, है ना, जिससे कि एक ऊंचाई पे आके अपन किले में मार करें। तो ये मोहर मगरी का संबंध अकबर के समय है चित्तौड़ से, है ना, यहाँ पे नहीं है। तो लेकिन आप मोहर मगरी याद रख लो, ब्रैकेट में अकबर लिख लो, है ना। अकबर ने सीख ली थी इस पासेब से, जो रणथंभौर में बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऐसे ही लिखा हुआ।
फिर देन अपन देखते हैं पद्मावती है ना, पद्मावती ने अपने केसरिया जोहर किया, गोरा और बादल के नेतृत्व में केसरिया हुआ। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के खिजरा को प्रशासन नियुक्त किया गया और खिजराबाद चित्तौड़ का नाम कर दिया गया नया। फिर 1303 में अपन देखते हैं कि खिज्र खां को रिप्लेस किया मालदेव से प्रशासक के रूप में। और ये मालदेव कौन थे? ये कानड़ देव के भाई थे मालदेव। इनको अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का प्रशासक बनाया था खिज्र खां को बता के। तो खिज्र खां का मन नहीं लग रहा था, दिल्ली में रहने का आदी था। सिवाना में जब आक्रमण हुआ तो देखो कारण गुजरात, मतलब गुजरात कारण इसलिए क्योंकि जीतना जालोर है, कन्नड़ ने परेशान किया था गुजरात रेड के समय, तो सिवाना को कुंजी बोलते थे जालोर की, इसलिए सिवाना को जीता। सातल देव व सोमेश्वर सोनगर आए दोनों, सातलगढ़ सोनगरा, सोमेश्वर सोनगरा, ये कानड़ देव के भतीजे ही हैं सोमेश्वर सोनगरा। ठीक है, उस समय 1308 में अपने शासक सिवाना के भावला वहां का क्या विश्वासघाती है। कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, मेणादे के नेतृत्व में जोहर हुआ। खैराबाद अपने सिवाना का नाम बदल के किया। देखो खिजराबाद चित्तौड़ का नाम था, बदला हुआ। खैराबाद सिवाना का नाम है। जलालाबाद जालोर का नाम है, बदला हुआ। फिर जालोर पे जब 1311 में आक्रमण हुए का कारण गुजरात रेड समझा ही दिया मैंने। सिवाना को जीता, जालोर दुर्ग की कुंजी, कानड़ वहां के शासक थे। दैया राजपूत बिक जाएगा, दैया राजपूत बताएगा अलाउद्दीन खिलजी को कि दीवार कहां से कच्ची है। तो अलाउद्दीन खिलजी को कैसे पता चलेगा? तो उसने बोला कि आप राई फेंक दो दीवार के आसपास और दीवार में, तो राई क्या फटाफट एक रात में उग जाती। तो उसने कहा जहां राई उग जाएगी इसका मतलब वहां दीवार खोलिए, वहां से आप अटैक करो, दीवार टूट जाएगी के लिए। तो ये सीक्रेट बताया दैया राजपूत ने। और कमालुद्दीन गुर्ग अपने अलाउद्दीन का सेनापति, जैतल दे के नेतृत्व में फिर यहाँ जोहर हुआ। कमालुद्दीन को प्रशासक नियुक्त किया गया जालोर दुर्ग का, ऐसे। फिर जब 1312 में जैसलमेर आक्रमण, वहां का शासक मूलराज भाटी और रतन सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे अपन देखते हैं कि केसरिया हुआ था जोहर में। तो वो जो है अपने 2.5 साके वाला किला, ये जैसलमेर ही है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से इतना लिंक नहीं है, 2.5 वो तो बाद में है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, ऐसा फैक्ट है ये। ठीक है, ऐसे देखो ये अपने ये अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत के प्रति नीतियां हैं और ये कैसे लिंक है गुजरात आक्रमण से। ये लिंक है रणथंभौर अटैक, चित्तौड़ और जालोर, ये मैंने आपको इसमें बताया। अब जैसे क्या है, मान लो आपको डीप में पढ़ना है रणथंभौर वाला अटैक, तो राजस्थान हिस्ट्री में रणथंभौर का पूरा मैंने समझाया है, वहां आप और देख सकते हो। ठीक है ना, वहां पूरी अमीर की अपन को कहानी इसमें मिलेगी, पूरा अटैक वाली, बैकग्राउंड नहीं मिलेगा, सिर्फ जो अटैक हुआ 1301 में वहां से आगे की कहानी उसके अंदर है। ठीक है साहब, आप रणथंभौर मेवाड़ के बारे में पढ़ना चाहते हो, रतन सिंह के बारे में अटैक, तो 1303 से आगे की जो है वो मेवाड़ में देख लो, राजस्थान हिस्ट्री में पूरी फाइल है। बेस तो मैंने बता ही दिया जो मेन काम का है। और फिर जालोर देखना है तो आप जालोर की राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आगे डिटेल देख सकते हैं, जिसमें कि आपको 1311 की वो जो अटैक है उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये जो अपनी फाइल थी, ये एक बेस फाइल थी जो अलाउद्दीन के उत्तर भारत के राज्यों के प्रति जो नीति है वो, और क्यों टारगेट किया अलाउद्दीन खिलजी ने, उस पर मेरी ये फाइल फोकस थी। ओके, तो ये चीज अब जैसे जो आपको डीप देखना है उसका वैसे वीडियो देख लो, और एक बार वीडियो देखो, उससे क्या है, ये जो टेबल है, ये टेबल आपको समझ में आएगी, ये पूरी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। ठीक है ना, तो इनके बारे में जब आपको डीप पढ़ना है, और फिर रणथंभौर का जो भूतकाल में इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद और बलबन का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय है ना, मतलब जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया था, हमीर जीता था। ठीक है ना, 1290 का आक्रमण, तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 100 दुर्ग मैं मुसलमानों के दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता, ये रणथंभौर का दुर्ग। ठीक है, तो रणथंभौर के दुर्ग से संबंधित कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दाढ़ी वाला है, अन्य सब नंगे हैं, मैं बख्तरबंद, रणथंभौर है तो देखो नंगा, दाढ़ी, और फिर एक वो कुफ्र का गढ़, इस्लाम का घर, ये रणथंभौर दुर्ग वाले। तो इनके लिए जब आप ज्यादा अच्छा जानना चाहते हो तो रणथंभौर वाला एक बार राजस्थान हिस्ट्री में देखो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना, ये चीज है सारा ऐसा। ओके ओके, इसको देखो। फिर जैसे ये देखो, अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सेनापति लिखे हुए, उल्लूक खां, नुसरत खां, 1301 रणथंभौर आक्रमण में मारा गया, अल्प खां और जफर खां, ये मंगोल आक्रमण में मारा गया था, मृत्यु कैसे हुई। और मलूक काफिर हजार दिनारी जो था, ये 1298 में गुजरात रेड के समय इसको पकड़ा था, यहाँ लिख लो 1298 गुजरात रेड, 1298 गुजरात रेड। और दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण है उनका नेतृत्व मलिक काफूर ही करेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि ये हिंजड़ा था और गुजरात से इसको पकड़ा था, जो भी है, लेकिन अपन को पता होना चाहिए। तो 4 तो ये हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति, और 5वां ये, लेकिन 4 अगर गिने जाए, पूछे ना, तो 4 ये हैं। उसमें मलिक काफूर का नाम नहीं आता, लेकिन प्रमुख सेनापतियों में मलिक काफूर का नाम आता। तो ऐसे इस फाइल को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये फाइल है, और फिर आपकी क्वेश्चन सही कराएगी।
जब अपन सार्थक फैक्ट्स देखेंगे तो आपको बहुत क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, और ये गुजरात वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके।